अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आई होप कि आप लोग मुझे सुन सकते होंगे। सुबह से इंटरनेट का बहुत इशू चल रहा है, तो बार बार क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो रही है। बट एनीवेज, आप लोग आई होप कि मुझे सुन पा रहे होंगे और आपको जो स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी। ये वर्कशीट है जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी, और इस वर्कशीट में हमने कैपेसिटर्स के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे। और डिस्कशन जो हमारा ये हो रहा था कि पहले सवाल ये था कि बताएं कि व्हाट इज़ मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर जवाब में लिखा था कि चार्ज इज स्टोर्ड ऑन एनी वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज, या फिर सी बराबर था क्यू अपॉन वी के, जहाँ क्यू का मतलब है चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर और वी का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर एक क्वेश्चन था कि भाई ये बताएं कि अगर आप जो है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें और एक स्विच लगा दें बीच में, और ये स्विच जो है एक्स को भी टच करेगा, वाई को भी टच करेगा एक सेकंड में 50 दफ़ा। तो जब ये स्विच एक्स को टच करेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, और जब ये स्विच जो है वाई को टच करेगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा और करंट पास हो रहा होगा एमीटर में से। अब ये स्विच एक सेकंड में 50 दफ़ा एक्स को और 50 दफ़ा वाई को टच करता है। अभी कह रहे हैं कि करंट जो रिकॉर्ड हो रहा है मीटर में 4.5 माइक्रो एम्पियर हो रहा है। तो अभी बताएं कि कितना चार्ज एमीटर में से पास हो रहा है एक सेकंड में। लेकिन सिंपली करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के, तो चार्ज किसके बराबर होगा? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो एक सेकंड टाइम है और 4.5 माइक्रो एम्पियर करंट है। तो 4.5 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जब मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा? 4.5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। 4.5 एक्स माइनस 6 कूलम हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है कि कितना होगा जब वो एक दफ़ा चार्ज होता है। तो देखिए कैपेसिटर का जो चार्ज आ रहा है वो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है। लेकिन ये जो चार्ज आ रहा है ये उस वक्त आ रहा है जब कैपेसिटर 50 दफ़ा डिस्चार्ज होगा, क्योंकि एक सेकंड में 50 दफ़ा जो है वो एक्स को और वाई को टच कर रहा है स्विच हमारा। तो ये 50 दफ़ा का इसका चार्ज है। तो इस चार्ज को डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो एक दफ़ा में कैपेसिटर कितना कितना चार्ज हुआ है वो आ जाएगा, यानी 9 एक्सपोनेंट -8 आंसर आ जाएगा। फिर क्या रहता है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितनी है। तो कैपेसिटर की प्लेट पे एक दफ़ा में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है? 9 एक्सपोनेंट -8। और वोल्टेज हम इसको कितना दे रहे हैं? 120। तो लिहाजा सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन वी के। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5 एक्सपोनेंट -10 फेरेड। फिर ये कह रहे हैं कि हमने एक सेकंड कैपेसिटर जो है लगाया जिसकी कैपेसिटेंस जो पहले कैपेसिटर के बराबर है, उसको सीरीज में लगा दिया। तो बताएं कि इससे जो है करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अब अगर आप सीरीज में एक और कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी कैपेसिटेंस सी है, तो जब दो कैपेसिटर आइडेंटिकल सीरीज में लगाए जाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस आधी हो जाती है, यानी कि नेट कैपेसिटेंस पहले सी थी अब C/2 हो जाएगी। जब नेट कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी तो जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो भी आधा हो जाएगा, और जब चार्ज स्टोर हो रहा है वो आधा हो जाएगा तो फिर जो करंट आपने रिकॉर्ड किया था वो भी क्या हो जाएगा? वो भी आधा हो जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ पर लिखी थी, और उसके बाद मैंने आपको लिखा था कि आपको इस तरह से जो मुझे मैसेज करना है। लेकिन एक तो मेरी बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी कौम से इंस्ट्रक्शंस पता नहीं क्यों नहीं फॉलो कर पाती सही से। हर आदमी अपनी मर्जी से लिख रहा है, अपने पैटर्न से लिख रहा है। कोई पूरी पूरी डिटेल लिख रहा है, पूरा पूरा CV बना के दे रहा है। नेम दिस, क्लास दिस, सेक्शन दिस, कॉलेज दिस। भाई जैसे बोला से बस वैसे टाइप करके भेज दें। एनीवेज ये वर्कशीट हमारी सॉल्व हो गई थी। अब अगली वर्कशीट पे चलते हैं इसी चैप्टर की। चलेंगे, अगली वर्कशीट आ गई मार्केट में अभी, वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, इसमें क्या है कि a capacitor consists of two metal plates separated by an insulator as shown। एक कैपेसिटर है उसमें दो प्लेट्स हैं, बीच में इंसुलेटर है जो कि होता है। क्या द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज V। द वेरिएशन विद V ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q ऑन द प्लेट इज शोन। प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और जो है
उसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है किसी भी एक प्लेट पे वो क्यू है। और ये क्यू का और वी का ग्राफ दिया हुआ है आपको। किसका ग्राफ दिया हुआ है भाई? क्यू का और वी का ग्राफ दिया हुआ है। क्यू यानी कि चार्ज मिली कूलम में, और वोल्टेज यानी कि वी जो है वोल्ट्स में। कैन एक्सप्लेन व्हाई द कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी बट नॉट चार्ज? इस बात का जवाब हम लिख चुके हैं, लेकिन इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। जवाब इसका ये था कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज स्टोर होता है वो इक्वल होता है और ऑपोजिट होता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या बनता है? जीरो। लेकिन उन चार्जेस को सेपरेट करने में जो वर्क डन होता है ना, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको मैं लिख देता हूँ। द चार्ज स्टोर्ड ऑन बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर charge stored on both plates of capacitor is equal but opposite. Therefore, net charge stored is equal to zero. However, therefore, net charge stored is equal to zero. However, is done to separate charges which is stored in the form of potential energy. जब चार्ज जो है दोनों प्लेट्स पे जो स्टोर होता है कैपेसिटर की, वो इक्वल होता है लेकिन ऑपोजिट होता है, लिहाजा नेट चार्ज जो कि स्टोर होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। अलबत्ता दोनों प्लेट्स पे जो चार्जेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो हम वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के ऊपर। पार्ट बी में कह रहा है कि यूज फिगर 3.2 टू डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालने कैपेसिटर की। अब देखिए कैपेसिटेंस जो है किसके बराबर होती है? बराबर होती है क्यू अपॉन वी के बराबर होती है। ये क्यू और वी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ग्राफ से मिलेगी। ग्राफ पे कोई भी क्यू अपॉन वी की वैल्यू ले लें भाई आप। क्या वैल्यू लें? कोई ऐसा पॉइंट देखो जो कि क्लियर होगी। अब हम एक ऐसा पॉइंट देखते हैं जो कि क्लियर होगी, जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट भी अच्छा है। ये पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वोल्टेज आ रहा है 5, चार्ज कितना आ रहा है? ये आ रहा है चार्ज, ये हो जाएगा 8। तो 8 मिली कूलम का चार्ज होगा और 5 वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो 8 मिली कूलम का चार्ज आ रहा है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और 5 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1.6 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा ना भाई ये। ठीक है, तो 1.6 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो चार्ज आपका 8 मिली कूलम है, और नहीं यार 8 नहीं है भैया, ये 8 नहीं है, ये होगा 5 और 6 7 8 9 है। ठीक है, तो चार्ज जो है 9 मिली कूलम है यहाँ पर, 9 मिली कूलम है। ये कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा आई थिंक। 1.8 होगा, 1.9 होगा? बताओ भाई क्या होगा यार? 9/5 क्या होता है? 1.8 ही होता है।
तो जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो आ गई 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 आ रहा है, लेकिन ये फरमाइश कर रहा है कि कैपेसिटेंस ना माइक्रो फेराड में बताओ। तो ये 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3 फेराड आ रहा है ना आंसर। तो उसको माइक्रो में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। तो 10⁻⁻6 करने के लिए आपको उसको 1.8 को क्या लिखना पड़ेगा, 1800। तो हो जाएगा 10⁻⁻6। तो कितना हो जाएगा ये 1800 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई। तो जरा बताएं 1800 वाली बात समझ में आ गई सब लोगों को? बताएं 1800 वाली बात समझ में आ गई सब लोगों को? हाँ, 1800 वाली बात समझ में आ गई सब लोगों के? ठीक है भाई, आगे चलें। फिर कह रहा था लॉस in energy stored in the capacitor when the potential difference V is reduced to 10 volt to 7.5 volt। ठीक है। आपको मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में बताया था क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में हमारी बात नहीं हुई थी। चलें वो बात कर लेते हैं। देखिए, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो एनर्जी कितनी होती है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है। कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है किसी भी एक प्लेट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो लिहाजा अगर हम चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? तो कह ये पाया कि अगर एक्स एक्सिस पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लें और वाई एक्सिस पे आप ग्राफ लें, वाई एक्सिस पे आप ग्राफ के वाई एक्सिस पे चार्ज लें, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्स्ट दिन हमने वी वोल्टेज पर, ये वी वोल्टेज है, वी वोल्टेज पर कितना चार्ज स्टोर किया? क्यू चार्ज स्टोर किया। तो अगर हम ये एरिया मालूम करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा? हाफ क्यू इंटू वी के बराबर होगा। होगा नहीं होगा भाई? क्योंकि एक्स एक्स वी, तो एरिया बनेगा हाफ क्यू इंटू वी। किसी भी ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ, किसी भी ग्राफ का अगर एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं तो वो ग्राफ का एरिया हमेशा उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स और मौजूद क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जैसे आपके पास एक ग्राफ होता है, स्पीड टाइम का एरिया निकालते हैं तो एरिया किसको शो करता है? वो एरिया शो करता है डिस्टेंस को। क्योंकि जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आता है। तो किसी भी ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमेशा उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स और वाई पे मौजूद क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आती है। यानी जब भी आप किसी ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं तो हमेशा वो उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स और वाई पे मौजूद क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आती है। तो लिहाजा आपका इस ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो उस क्वांटिटी के बराबर होगा जो कि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर हो। और जो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है वर्क डन के, वर्क डन के या फिर एनर्जी। इसको हम शो करेंगे किससे? इसको हम शो करेंगे डब्ल्यू से।
कैसे पता चला मुझे? कैसे पता चला कि अगर आपको याद हो तो बी होता है W/Q के, बचपन में पढ़ा था आपने ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस के। तो लिहाजा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया शो करेगा वर्क डन को। यहाँ पे जो एनर्जी है, जो वर्क डन है, वो बराबर होगी किसके? एरिया के, यानी हाफ Q इंटू वी के बराबर होगी। तो W का मतलब क्या है? एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर हो रही है ना कैपेसिटर में, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है बराबर होगी हाफ Q इंटू वी के बराबर होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर यानी कि W जो किसके बराबर होगी? हाफ Q इंटू वी के बराबर होगी। अच्छा, हमें ये भी पता है कि Q किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है C इंटू वी के। तो Q की जगह यहाँ पर सी बी पुट कर देंगे तो आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को आप हाफ सी वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सी का मतलब होगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और वी का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सी का मतलब होगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और वी का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो वी है वो बराबर होगा किसके? Q अपॉन सी के। क्योंकि Q बराबर होता है सी वी के, तो Q वी बराबर हो सकता है Q अपॉन सी के। तो अगर वी को रिप्लेस करें इस फॉर्मूले में तो फिर हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी। हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा। तो तीन तरीके हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को मालूम करने के। तीन तरीके एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को मालूम करने के। एनर्जी को मालूम करने के तीन तरीके हो गए। या तो एनर्जी स्टोर्ड बराबर होता है किसके? हाफ Q वी के बराबर होता है, या हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर हाफ स्क्वायर अपॉन सी के बराबर होता है। तो इन तीन फॉर्मूले के जरिए आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो मालूम कर सकते हैं। मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट यहाँ से किया कि कैपेसिटर में जब आप चार्ज स्टोर करते हैं तो हमने पढ़ा था कि चार्ज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इसी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके जब इक्वलिटी का साइन लेकर आते हैं तो कांस्टेंट सी आ जाता है, यानी Q इक्वल्स टू सी भी हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर Q जो है प्रोपोर्शनल है V के, और जब आप Q का और V का यानी कि चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगा फ्रॉम द ओरिजिन। अब अगर आप इस ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे तो किसी भी ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमेशा उस क्वांटिटी को शो करता है जो कि एक्स और वाई पे मौजूद क्वांटिटी के प्रोडक्ट के बराबर हो। यानी कि यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के प्रोडक्ट को शो करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो आपका होता है एनर्जी, यानी कि वर्क होता है। तो यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो वर्क को शो करेगा, एनर्जी को शो करेगा। अब यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे वो हाफ Q इंटू वी के बराबर होगा, और हाफ इंटू Q इंटू वी जो है वो हाफ सी वी स्क्वायर के भी बराबर हो सकता है, और वो हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के जरिए आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी और की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैराड, और उस कैपेसिटर को वोल्टेज दिया 6 वोल्ट का। यहाँ पर एनर्जी स्टोर कितनी है? एनर्जी स्टोर होगी हाफ सी वी स्क्वायर। मैंने हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों लगाया? हाफ क्यू वी या हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सिचुएशन में मुझे कैपेसिटेंस सी गिवन है और वोल्टेज वी गिवन है, इसलिए मैं हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो डब्ल्यू यानी कि एनर्जी स्टोर्ड बराबर होगा हाफ सी की जगह क्या आएगा 2 माइक्रो फैरेड, और वी की जगह क्या आएगा 6 का स्क्वायर। तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर होगा 36 इंटू 10 की पावर -6 जूल। यानी कि जो एनर्जी स्टोर होगी बराबर हो जाएगी 36 माइक्रो जूल के बराबर एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, और सवाल देखें। कैपेसिटर है 10 माइक्रो फैरेड का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है
है 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर में इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप होकर कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। तो अगर एक कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो 12 से ड्रॉप होकर 8 हो गया है, इसका मतलब ये है कि उस कैपेसिटर ने एनर्जी लूज की है जब इसका वोल्टेज कम हो गया। तो मालूम लूज की, तो ये तो सी हो गया, ये भी सी हो गया, इसका इनिशियल वोल्टेज हो गया V1, इसका फाइनल वोल्टेज हो गया V2। तो शुरू में इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ सी V1 स्क्वायर, बाद में इसकी एनर्जी कितनी रह गई, हाफ सी V2 स्क्वायर। तो अगर इसकी शुरू की एनर्जी और बाद की एनर्जी का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा या फिर ये बराबर होगा हाफ सी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। हाफ सी को कॉमन ले लिया, सी की वैल्यू इसकी है 10 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया 10 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻⁶। इनिशियल वोल्टेज कितना था, 12 का स्क्वायर, फाइनल वोल्टेज कितना था, 8 का स्क्वायर। 2 5 का 10 होगा तो हो जाएगा 5 -6, बैटरी में बचेगा 144 -64। तो ये कितना होगा भाई, इधर बताना, जो 80 हो जाएगा मेरे ख्याल से, -6 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। 8 5 का कितना होता है, 8 5 का 40 होता है, तो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4 जूल हो जाएगा, अगर मैं सही कह रहा हूँ। 4 एक्सपोनेंट -4 जूल से एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। हाँ भाई, कुछ कुछ समझ में आई बात, अरे कुछ कुछ समझ में आई है बात, तो फिर हम दोबारा वर्कशीट की तरफ वापस चलते हैं। ऑलराइट, अब इस पार्ट में क्या था कि फाइंड द लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस P is reduced from 10 वोल्ट टू 7.5 वोल्ट। देखें ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, जिसका इनिशियल वोल्टेज था V1 और इसका फाइनल वोल्टेज हो गया V2। अब ये कह रहा है कि जब इसका वोल्टेज V1 से V2 ड्रॉप होगा तो कितनी एनर्जी ये लूज करेगा, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखें पहले इसकी एनर्जी कितनी थी, हाफ सी V1 स्क्वायर, बाद में एनर्जी कितनी हो गई, हाफ सी V2 स्क्वायर। तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ, तो एनर्जी का लॉस हो जाएगा इसका हाफ सी V1 स्क्वायर माइनस हाफ सी V2 स्क्वायर। कॉमन लेंगे हाफ सी तो क्या बचेगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है 1800 माइक्रोफैराड, यानी कि 1800 इंटू 10⁻⁻6। ये तो हो गया आपकी इसकी सी की वैल्यू। बाकी पहले इसका वोल्टेज था 10 का स्क्वायर, बाद में इसका वोल्टेज हो गया 7.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से शाबाश, सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। थ्री नाइन थ्री सेवन फाइव 39375 का क्या मतलब है भाई, नहीं यार 39375 तो नहीं आ सकता ये, 10⁻⁻6 भी तो है, 10⁻⁻6 भी तो है।
हाँ, ये बना 3.93 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स, ये हुआ। ठीक है, हमें मिली जूल्स मात्रा चाहिए। मिली जूल्स का मतलब क्या है, क्या है 10⁻³ इसको 10⁻³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 39.3 इंटू 10⁻³ जूल्स हो जाएगा, 39.3 मिली जूल्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर हो जाएगा 39.3 मिली जूल्स हो जाएगा ये, माशाल्लाह से। अभी कह रहे हैं कि 3 कैपेसिटर एक्स वाई जेड, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। आगे सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। Initially the capacitors are uncharged. A potential difference of 12 volt is applied between point A and B. Determine the magnitude of the charge on the plate of capacitor X. यानी कि ए और बी के बीच में हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 12 वोल्ट का। तो ये बताएं यहाँ पर कितना चार्ज स्टोर होगा, एक्स की प्लेट के ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, ये आपको मालूम करना है। धीरे धीरे आप लोग मालूम करें, शाबाश जरा। आपको तो इस तरह के क्वेश्चंस कराए मैंने काफ़ी। तो ये बताएं कि एक्स पे कितना चार्ज स्टोर होगा, ये मालूम करें। एक्स की एक प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर होगा, शाबाश जल्दी से मालूम करें।
अच्छा भाई, चेक करते हैं सब लोगों का तकरीबन आंसर 80 माइक्रो कूलम आ रहा है। देखें, पहले तो हम इसकी नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कैपेसिटेंस आ गई वो कितनी आ गई? वो आ गई 20 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो फेरेड। अभी 20 और 10 सीरीज में, जब 20 और 10 सीरीज में होंगे तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगी? 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10, 200 डिवाइड बाई 30, दैट शुड बी 20/3। 20/3 माइक्रोफैराड टोटल कैपेसिटेंस होगी। तो जो टोटल चार्ज होगा पूरे सर्किट का वो किसके बराबर होगा? C इंटू बी के बराबर होगा। टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई है? 20/3, वोल्टेज इज 12, हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम। चार्ज हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम। और चूंकि ये एक्स और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, तो चार्ज क्या होता है? सीरीज में सेम होता है। तो रहता चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा 80 माइक्रो कूलम का। और मेरे जिन लोगों ने आंसर दिया था, सही आंसर दिया था, 80 माइक्रो कूलम ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। Suggest why the capacitor is connected across the terminals of a battery. The capacitor stores the energy, not charge. कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता है। पिछले क्वेश्चन में जवाब लिखा हुआ है इसका। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये भी मैंने पिछले पार्ट में, पिछली वर्कशीट में आंसर लिखा हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यही कह रहा था कैपेसिटर इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल, मैं लिखी दूँ यहाँ पर, आप लोग बाद में देखते कहाँ हैं। मैं लिख देता हूँ कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर नहीं करता है। क्यों? बिकॉज द चार्ज इज स्टोर charge is stored on both plates of capacitor equal but opposite for net, therefore net charge is stored 0. However, the work done to separate charges is stored in the form of electric energy, electric potential energy लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या थी? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर थी चार्ज स्टोर्ड on a plate of capacitor per unit voltage, बराबर है किसके? Q/V के। Q का मतलब क्या है? मतलब charge stored on one plate, ये मतलब potential difference across the plates, मतलब potential difference across the plates। ठीक, अगर पार्ट सी में कह रहे थे कैपेसिटर इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज V नॉट।
The capacitor is then connected across a resistor for a short time. It is then disconnected. The energy stored in the capacitor is reduced to 1 upon 16 of its initial value. Determine in terms of V naught the potential difference across the capacitor. यह आसान जबान में कह रहा है कि पहले एक कैपेसिटर पे चार्ज था V नॉट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस था V नॉट, और उसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई होगी। फर्स्ट में उसकी एनर्जी W है और उसकी कैपेसिटेंस C है। फिर हमने इसका वोल्टेज कम कर दिया। फर्स्ट में नया वोल्टेज हमने कर दिया V डैश, कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, लेकिन अब इसकी जो नई एनर्जी है 1/16 टाइम्स रह गई। एनर्जी रिड्यूस हो गई, कितनी रह गई? 1/16 टाइम्स रह गई। तो अब आपको ये बताना है, भाई कि बताएं जो नया वोल्टेज है इन टर्म्स ऑफ पुराना वोल्टेज यानी कि V डैश जो इन टर्म्स ऑफ V नॉट लिया होगा। अब देखें यहाँ पर जो ये एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी हाफ सी वी डैश स्क्वायर के बराबर होगी नहीं होगी भाई? तो ये जो हाफ सी वी स्क्वायर है ये बराबर है 1 अपॉन, इसको ऐसे ना करें, मैं आसान तरीके से बताता हूँ इसको। ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे इस वक्त जो एनर्जी स्टोर हुई है W है, और फर्स्ट थिंग जो एनर्जी स्टोर हुई है W डैश है। W डैश किसके बराबर होगा? हाफ सी वी डैश स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये वाली जो एनर्जी है ना, इस वाली एनर्जी का 1/16 टाइम्स है, यानी कि W डैश बराबर है 1/16 टाइम ऑफ W। कैपेसिटर का वोल्टेज कम होकर V डैश हो गया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी 1/16 टाइम रिड्यूस हो गई। तो W डैश बराबर है 1/16 W के। तो W डैश का फॉर्मूला क्या है? हाफ सी वी डैश स्क्वायर, और ये बराबर है 1/16 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह क्या आएगा? हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। डब्ल्यू की जगह आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल, सी और सी कैंसिल। वी डैश के लिए अंडर रूट लेंगे तो वी डैश बराबर होगा 1/16 का अंडर रूट कितना बनेगा? 1/4, और ये वी कितना था? वी नॉट था, 1/4 वी नॉट। तो जो आपका नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा 0.25 यानी कि 1/4 वी नॉट के बराबर होगा, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो 1/16 टाइम्स कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। सो आई थिंक देयर इज नो मोर वर्कशीट फॉर द टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस। यू आर डन विद दिस टॉपिक। अब आप लोगों को करना है क्या है कि इसकी वर्कशीट्स को दोबारा से खुद से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, और फिर इसकी असाइनमेंट जो आपको मिलेंगी वो सॉल्व करनी है आपको। इसकी जो मेरे ख्याल से एक काम ये करेंगे, कॉलेज से आप लोग ना उसकी पूरी बुक लेना है, इसकी ना वर्कशीट्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की पूरी बुक लेना है, ताकि उसमें आराम से घर पे बैठ के आप उसको सॉल्व करते हैं ना। अलग अलग मैं आपको शीट सेंड करता रहूँगा, उनको अलग अलग निकालना, फिर उनका प्रिंट निकालना, फिर उनको सॉल्व करना, वो फारी हो जाएगी और फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो इसकी पूरी बुक, जिस तरह लास्ट ईयर आप लोगों को फर्स्ट ईयर मैंने बुक्स दी थी ना, वर्कशीट्स की पूरी पूरी बुक्स दी थी, 2 3 4 बुक्स दी थी, ऐसे यहाँ पर भी आपको पूरी बुक्स दे देता हूँ इसकी। शुरू के जो 3 4 5 चैप्टर्स हैं उनकी मैं आपको पूरी एक बुक दे देता हूँ इकट्ठी एक साथ। वो बुक आप लोग कॉलेज से कलेक्ट कर लें, और फिर ये है कि उसमें बैठ के सारी वर्कशीट्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज और असाइनमेंट सॉल्व करें सर, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ एक आध दिन में आपको बुक्स मिल जाएँ सारी, ठीक। बाकी नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कल है। कल वाली अब अच्छा एक बात और सुन लें, कल जो आपकी क्लास होती है 9 to 10 होती है ना आपकी क्लास कल। तो कल जो आपकी क्लास होगी, नहीं 9 to 10 नहीं होती, 10 to 11:30 होती है। कल वाली जो क्लास होगी वो मैं नहीं लूँगा, आप लोग की कल वाली क्लास मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जो है वो सुबह 8 से 10 वाली क्लासेस तो लूँगा, लेकिन 10 बजे मुझे एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है मुझे। तो आप लोगों की कल वाली क्लास नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपकी जब भी क्लास होती है फिर इंशाल्लाह ताला वो वाली क्लास होगी आपकी। तो कल वाली क्लास आप लोगों की नहीं हो पाएगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होती है वो इंशाल्लाह ताला अपने टाइम पर हो, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास सेक्शन एन की नहीं होगी, ये मैं आपको बता दिए। बाकी मैं ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि जो लोग, जिन लोगों ने आज क्लास नहीं ली उनको भी पता चल जाए। कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटर्स का टॉपिक जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसकी आपको वर्कशीट्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करनी है। वो बुक इंशाल्लाह आपको
विद इन 2 to 3 डेज आपको जो है वो मिल जाएगी कॉलेज से। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।